जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपके लिए यूपीटीटी 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है 23 जनवरी 2022 को, उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है, सुपर 30 जिसे हम बोलते हैं। ये दोस्तों आपके पूरे पैटर्न पर आधारित है और अगर आप इस पैटर्न पर तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो रही है। दावा दोस्तों, अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं, इस पैटर्न पे आप तैयारी करते रहते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। यूपीटीईटी नहीं, यूपी ट्रिपल एस की जो भर्तियां हैं और यूपी पीएससी ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका दोस्तों साहित्य से है। पहला प्रश्न आपका, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता आपका माना जाता है, आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा आपका है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बता दें, हिंदी गद्य का जन्मदाता जो माना जाता है ये आपका माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका जो है दोस्तों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या फिर ऑप्शन डी गुण संधि। तो दोस्तों जगन्नाथ में आपकी संधि जो है वो आपका है व्यंजन संधि, ये आपका राइट आंसर है। इसका संधि विच्छेद होगा जगत होगा हलंत में धन नाथ, जगन्नाथ। ये आपका जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो आपका है दोस्तों, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मतलब संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन ए स उपसर्ग, ऑप्शन बी सस उपसर्ग, ऑप्शन सी आपका सम उपसर्ग या फिर ऑप्शन डी आपका सम्स उपसर्ग। तो संस्कृत शब्द में आपका दोस्तों सम उपसर्ग है। इसका जब आप उपसर्ग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा सम धन कृत, ये आपका हो जाएगा सम धन कृत मिलके संस्कृत। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न आपका है मित्रों, यह शब्द जो है कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? यह जो है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? पहला आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर ऑप्शन डी आपका है निजवाचक सर्वनाम। तो आपको बता दें यह और वह ये आपका आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर आपको सर्वनाम नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप आसानी से सर्वनाम पढ़ सकते हैं। पांचवें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? ऑप्शन ए आपका 2, ऑप्शन बी आपका 3 या ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 1। तो आपको बता दें हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। एक आपका होता है पुल्लिंग और दूसरा जो आपका होगा दोस्तों स्त्रीलिंग। संस्कृत में आपका 3 होते हैं, जो नपुंसक लिंग होता है वो आपका संस्कृत में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6वां है आपका, शिशु रोता है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक ऑप्शन है आपका है, बी आपका अकर्मक क्रिया, सी आपका संयुक्त क्रिया या फिर ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो शिशु रोता है ये आपका दोस्तों अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है।
प्रश्न नंबर 7वां, काजू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए आपका अरबी, ऑप्शन बी आपका फारसी, ऑप्शन सी आपका तुर्की या फिर ऑप्शन डी आपका है पुर्तगाली। तो काजू जो शब्द आपका दोस्तों वह पुर्तगाली भाषा का है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सेम पैटर्न से आपका यूपीटीईटी में पेपर बनता है। आप किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लीजिए। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो रिपीट भी हो सकते हैं या सेम प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन बी 3 भेद हैं, या फिर ऑप्शन सी 4 भेद हैं, या फिर ऑप्शन डी 5 भेद हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर अगर बात करें तो शब्दों के 3 भेद हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। पहला आपका दोस्तों रूढ़ शब्द, दूसरा आपका योग रूढ़ शब्द, और तीसरा आपका दोस्तों यौगिक शब्द। ये 3 प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां है जो दोस्तों वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य के कितने अंग है? ये आपका रीट में भी पूछा गया, जो हाल ही में पेपर हुआ है वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया, वाक्य के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए आपका दिया गया 5 अंग, ऑप्शन बी आपका दिया गया 2 अंग, ऑप्शन सी दिया गया आपका 3 अंग, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है 4 अंग। तो आपको बता दें वाक्य के 2 अंग होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। एक आपका होता है दोस्तों उद्देश्य, और दूसरा जो आपका होता है विधेय। ये 2 प्रकार हैं, ये 2 अंग है, प्रकार नहीं, ये 2 अंग हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों काल से आया हुआ है। गीता आई में कौन सा काल छुपा हुआ है, या किस काल का ये वाक्य है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, या फिर ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी संभाव्य भूतकाल। तो बात करें गीता आई में आपका काल जो है ये आपका दोस्तों है सामान्य भूतकाल, मतलब आपका जो है बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 आपका जो है रात शब्द में, या रात शब्द जो है वह किस लिंग का शब्द है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, या फिर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, या फिर ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो रात शब्द की बात करें तो रात शब्द जो आपका है मित्रों ये आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया है, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो अगर वचन की बात करें तो हिंदी भाषा में कितने होते हैं? ऑप्शन है आपका है 7, ऑप्शन बी आपका है 2, ऑप्शन सी दिया गया 3, या फिर ऑप्शन डी आपका है 5। तो आपको बता दें हिंदी भाषा में वचन की संख्या भी होती है 2। आपका एक होता है एक वचन, और दूसरा जो आपका होता है दोस्तों बहुवचन। एक वचन और बहुवचन यही होता है। द्विवचन जो होता है वह संस्कृत में होता है। वचनों की संख्या है 2। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला आपका दोस्तों कारक से प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है में कौन सा कारक छिपा हुआ है? ऑप्शन है आपका है कर्ता कारक, ऑप्शन बी आपका है कर्म कारक, या फिर ऑप्शन सी संबंध कारक, या फिर ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो कारक की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों कर्म कारक। ऑप्शन बी आपका राइट है।
संबंध या संप्रदान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब आप इसका विग्रह करेंगे या फिर आप जब कारक चिन्ह निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका निकलेगा क्या, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मतलब मोहन पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 जो है दोस्तों, ये आपका वर्तनी शुद्ध संबंधी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द लिखा, मतलब शुद्ध ढंग से लिखा गया है। पहला ऑप्शन आपका है सामाजिक, दूसरा आपका है ऑप्शन बी समाज, तीसरा आपका है अंताक्षरी, और अंतिम जो आपका है डी ऑप्शन संग्रहित। तो अगर वर्तनी शुद्ध संबंधी बात करें शब्दों का तो ऑप्शन डी आपका राइट है, संग्रहित। ना सामाजिक आपका सही, ना समाज, ना अंत्याक्षरी। सामाजिक नहीं होता मित्रों, आपका होता है सामाजिक, और ये समाज नहीं होता, ये आपका होता है समाज। और अंत्याक्षरी की बात करें तो अंत्याक्षरी ये आपका शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत थे। संग्रहित ही आपका राइट है, संग्रहित नहीं होता है, संग्रहित होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न है मित्रों, आपत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका दिया गया विपत्ति, ऑप्शन बी दिया गया अनापत्ति, ऑप्शन सी आपका दिया गया निर्विरोध, या फिर ऑप्शन डी आपका संपत्ति। तो आपत्ति का समानार्थी पूछा है तो आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विपत्ति आपका राइट आंसर है। वहीं अगर विलोम की बात करें तो अगर विलोम पूछता तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है संपत्ति। देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, दिख नहीं रहा है। हाँ, ये जो प्रश्न आपका है दोस्तों, ये अलंकार से है। आपका प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है विभावना अलंकार, ऑप्शन बी आपका दिया गया अनुयुक्ति अलंकार, ऑप्शन सी आपका दिया गया संदेह अलंकार, या फिर ऑप्शन डी आपका दिया गया है विरोधाभास अलंकार। तो अलंकार की बात करें तो इसमें आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अनुयुक्ति अलंकार आपका जो है वह राइट आंसर होगा। अनुयुक्ति अलंकार की जो परिभाषा होती है आपकी बनती ये है, जब अप्रस्तुत का सहयोग लेकर प्रस्तुत को सिद्ध किया जाए तो वहाँ पर आपका हो जाएगा अनुयुक्ति अलंकार। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 17 नंबर का प्रश्न है मित्रों, दिए गए चिन्ह को पहचानिए। ये चिन्ह जो आपका दिया गया है ये कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन ए आपका अर्धविराम, ऑप्शन बी आपका अल्प विराम, ऑप्शन सी आपका पूर्ण विराम, या फिर ऑप्शन डी आपका है योजक चिन्ह। तो दोस्तों जो दिया गया चिन्ह आपका यह आपका चिन्ह जो है ये आपका अर्धविराम, ऑप्शन ए आपका राइट है। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है दोस्तों वह इस तरह होता है, और पूर्ण विराम आपको पता होगा, पूर्ण विराम जो होता है वह आपका इस तरह होता है। और योजक चिन्ह की बात करें तो आपका होता है ये आपका योजक चिन्ह है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। ऑप्शन ए आपका है कबीरदास, बी आपका है कालिदास,
सी आपका ऑप्शन तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी मीरा। तो कृष्ण गीतावली की बात करें तो ये तुलसीदास जी का रचना है, ऑप्शन सी आपका राइट है। जितने भी प्रश्न हैं कोई भी प्रश्न अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूरे यूपीटीटी के पैटर्न पर ही आधारित हैं। तो अगर आप प्रश्नों को देखते हैं या इसी पैटर्न पे आप अपना मटेरियल तैयार करते हैं या पढ़ते हैं तो यूपीटीटी में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 19 नंबर का जो प्रश्न, खून सूखना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए डर जाना, ऑप्शन बी अधिक डर जाना, ऑप्शन सी प्यास लगना या फिर ऑप्शन डी गुस्सा आना। तो अगर इस मुहावरे का अर्थ देखें तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक डर जाना। खून सूखने मुहावरे का अर्थ होता है अधिक डर जाना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20वां है, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है आपका 1943, ऑप्शन बी आपका 1951, ऑप्शन सी 1959 या फिर ऑप्शन डी 1933। तो प्रथम तार सप्तक जो आपका प्रकाशित किया गया था ये आपका किया गया था सन 1943 में। ये आपका राइट आंसर है। दूसरा आपका 1951 में, तीसरा आपका जो है वह 1959 में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 जो है, ओछे की प्रीत बालू की भीत, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए भाग जाना, ऑप्शन बी झूठ बोलना, ऑप्शन सी नीचों का प्रेम क्षणिक या फिर ऑप्शन डी दूर से कोई चीज़ अच्छी लगना। तो ओछे की प्रीत बालू की भीत का अर्थ होता है नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। नीचों का प्रेम क्षणिक, ये सी आपका राइट आंसर है। 20वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 15। तो अगर हिंदी में स्वरों की संख्या की बात करें तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, ना कि 13। 13 आपका गलत है और 9 जो होता है ये संस्कृत के अंतर्गत आता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो हिंदी में स्वरों की संख्या की बात करें तो आपको उत्तर हो जाएगा 11 आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, हिंदी वर्णमाला में कितनी अयोगवाह हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 6। तो अगर बात करें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आपका राइट आंसर है। एक आपका होगा अंग और एक आपका होगा ये दोनों आपके अयोगवाह हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 है, लुंठित वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल या फिर ऑप्शन डी व। तो लुंठित वर्ण की बात करें या फिर इसे प्रकम्पित वर्ण के नाम से भी जानते हैं तो र आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। सिर्फ यूपीटीटी नहीं, यूपी प्रसिद्ध लेखपाल का जो आपका एग्जाम होने वाला है या विज्ञापन आने वाला है उससे रिलेटेड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर आपके किसी भी एग्जाम के सिलेबस में हिंदी का टॉपिक है तब भी ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 25 है, तितली किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मति शरण गुप्त, सी आपका हरिऔध या फिर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बात करें तितली किसकी रचना है तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण वर्ण है। ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी झ या फिर ऑप्शन डी फ। तो अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ड आपके होते हैं अल्प प्राण, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है ट ठ ड।
तीसरे नंबर पे आपका आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे पे आएगा और ये भी दूसरे पे आएगा। ये आपके महाप्राण के वर्ड हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 है, समास का विलोम होगा। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विग्रह, या फिर ऑप्शन सी संधि, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समास का विलोम आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्यास आपका राइट आंसर होगा। अगर विग्रह की बात करें तो विग्रह आपका जो है संधि का विलोम है। तो समास का विलोम व्यास आपका ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, अनुविष्णु में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका कर्मधारय, ऑप्शन बी आपका व्ययी भाव, ऑप्शन सी आपको बहुव्रीहि, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो बात करें अनुविष्णु में समास की, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी व्ययी भाव राइट आंसर होगा। इसमें अव्यय जुड़ा हुआ अनुधन विष्णु, तो जब अव्यय जुड़ा हुआ किसी वाक्य के शुरू में तो आपका होगा व्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 है, वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है व प्रत्यय, ऑप्शन बी अप्रत्यय, ऑप्शन सी अप्रत्यय, या फिर ऑप्शन डी वह प्रत्यय। तो वैष्णव में प्रत्यय की बात करें तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन अ, मतलब बी आपका राइट आंसर है। इस तरह आपका जुड़ा है विष्णु धन अ, जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो आपका ये हो जाता है वैष्णव। ऑप्शन बी आपका राइट है। आज का दोस्तों यूपीटीटी का आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका, उसका अंतिम प्रश्न है, महत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो महत्व शब्द की बात करें तो इसमें आपका है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीटीटी 2021 का जो पेपर आपका होने वाला है 23 जनवरी 2022 में। उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संग्रह आपसे प्रैक्टिस सेट समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और इसी पैटर्न पे पेपर आपका बनता है। अगर आप इन पैटर्न को समझ लेते हैं या इस पैटर्न पे आप अपनी स्टडी तैयार करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।